नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का एक टॉपिक द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। जैसा आपको पता है कि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। दोनों आवेश का परिमाण समान होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। और ये दोनों आवेश एक बहुत छोटी दूरी पर रखे रहते हैं, तो इसे हम द्विध्रुव कहते हैं। जैसा हम चित्र में देखते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पर आपके प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। दोनों चार्ज की वैल्यू क्यू और क्यू ही है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इनके बीच की दूरी हम बहुत कम मानते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट इनका मिड पॉइंट है ओ। ओ से ए का डिस्टेंस ए, ओ से बी का डिस्टेंस भी ए होगा। अब द्विध्रुव का निरक्ष, द्विध्रुव का निरक्ष द्विध्रुव के अक्ष पे लंबवत होता है और उसके मिड पॉइंट से गुजरता है। दो बातें ध्यान रखनी है निरक्ष पर। नंबर 1 कि वह द्विध्रुव के लंबवत होगा, और नंबर 2 उसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो हम यहाँ पर इसका ये निरक्ष बना देते हैं। इस निरक्ष पर कोई पॉइंट है P। हमें इस पॉइंट P पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट P की O से जो डिस्टेंस है वो R मानेंगे। इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस क्यू से पॉइंट P की तरफ होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन जाती हुई होती है, पॉइंट की तरफ होती है। और माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चार्ज की ओर होगी। इट मीन्स माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू की तरफ ही होगी। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हम E1 कह देते हैं, और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हम E2 कह देते हैं। ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्लस क्यू से बिंदु P की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे ट्राइंगल POA में। तो हम देखेंगे कि हमें कर्ण हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस से क्लियर है कि रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए से P की डिस्टेंस होगी। तो सिमिलर B से P का डिस्टेंस भी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अब हम प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 के Q और रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और बच जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा A से P कैप। ठीक है, इसी तरह माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। E2 इक्वल टू K, चार्ज हो गया Q, और डिस्टेंस इसका भी रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने पर इसका भी रूट हट जाएगा। और डायरेक्शन आप लिखेंगे P से B की तरफ, तो P से B कैप। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम देख सकते हैं E1 का मैग्नीट्यूड KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और E2 का मैग्नीट्यूड KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहां पर वेक्टर यूज नहीं करेंगे। अब
आप देखेंगे कि E1 E2 की डायरेक्शन अलग अलग है और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ऐसी कंडीशन पर हम जानते हैं कि हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। E1 और E2 के कंपोनेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचते हैं और हम मान लेते हैं कि आपका AP द्विध्रुव से थीटा कोण बनाता है और BP भी थीटा ही कोण बनाएगा क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है। तो आप ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है तो E1 एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाएगा, संगत कोण है, और E2 भी एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाएगा, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल। तो अब आप E1 और E2 के कंपोनेंट करेंगे। आपको मालूम है थीटा वाला कंपोनेंट कोस थीटा होता है और दूसरा वाला साइन थीटा होता है। तो हम ध्यान से देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा E1 कोस थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। E2 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसका ये कंपोनेंट E2 कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट E2 साइन थीटा हो जाएगा। अब इस डायग्राम को अब ध्यान से देखें, हम y अक्ष का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो y अक्ष का कंपोनेंट है E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। E1 और E2 इक्वल है, इट मीन्स E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस केस में y अक्ष का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको E1 साइन थीटा में से E2 साइन थीटा को घटाना पड़ेगा, लेकिन दोनों इक्वल है, इस कारण से इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो y अक्ष का रिजल्टेंट आपका 0 रहेगा क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर है और विपरीत दिशा है, इस कारण ये निरस्त हो जाएगा। लेकिन E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, वो केवल एक्स अक्ष पर ही होगा। ठीक है, वाई अक्ष के घटक कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, E इक्वल टू E1 कोस थीटा, E2 E1 के इक्वलेंट है, E1 कोस थीटा, E इक्वल टू 2E1 कोस थीटा, E इक्वल टू 2 E1 का मैग्नीट्यूड KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड कोस थीटा। इक्वेशन 4, कोस थीटा की वैल्यू हम ट्राइंगल POA से निकाल लेंगे। PO में से कोस थीटा इक्वल टू आधार A बटे कर्ण, तो कर्ण आपका है रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हम कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। E इक्वल टू 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोस थीटा इज A अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। KQ 2 को हम A के साथ लिख लेते हैं, Q इंटू 2A। नीचे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 1 और हाफ को ऐड कर देंगे तो 3/2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। यहां पर आवेश है q और आवेशों के बीच की दूरी -q से +q के बीच की दूरी a प्लस a 2a। q इंटू 2a आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। और आपको यह भी पता होगा द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा -q से
प्लस क्यू की तरफ होती है। डायग्राम में हम देखें तो इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, इट मीन्स बी से ए की तरफ होगी। ये आपके स्मॉल p की डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस बी से ए की तरफ। अब आप देखिए q इंटू 2a की जगह हम p अप्लाई कर देंगे। E इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहां r इज ग्रेटर ऑफ ए, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, नेग्लेबल होती है। तो r के साथ जब इस a को प्लस किया जाएगा तो कोई विशेष फर्क नहीं आता है, इसलिए r के रेस्पेक्ट में a को नेग्लेबल मान लिया जाता है, a को नगण्य माना जाता है। E इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल, E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। अब इस रिजल्टेंट E की डायरेक्शन आप देखिए माइनस एक्स अक्ष की तरफ है, लेकिन दिस इज रिजल्टेंट। हम इस E की आपके डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डायपोल मोमेंट है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और हम जानते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं, वेक्टर के साथ माइनस का साइन यूज करते हैं। सो वी कैन राइट E वेक्टर इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। माइनस साइन शो करता है कि E की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगी। सेकंड, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यू। इट मीन्स जब आप R को बढ़ाएंगे, आप निरक्ष पर जैसे जैसे दूर जाएंगे द्विध्रुव से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। और आपको याद होगा कि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र के लिए भी यही सेम रिजल्ट आया था, यानी कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर अक्ष और निरक्ष में इक्वल ही रहती है, दोनों में 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं E और R के बीच, y अक्ष पर E और x अक्ष पे R लें तो आपका ग्राफ इस तरह से गिरता हुआ बनेगा। R बढ़ने पर E की वैल्यू कम होती जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।